नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि शर्मा। हमारी खास पेशकश 14 का चक्रव्यूह में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने बात की थी भारतीय राजनीति में दलितों की भूमिका की। इस बार बात करेंगे युवाओं की। 16वीं लोकसभा के गठन से पहले सभी पार्टियों के अलग अलग वोट बैंक पर नजर है, लेकिन हम आपको बता दें कि एक वोट बैंक ऐसा है जिस पर सब पार्टियों की नजर है, और ये है युवाओं का वोट बैंक। इसलिए इस बार आम चुनाव को यंगिस्तान का चुनाव भी कहा जा रहा है, और आज हम बात करेंगे इसी यंगिस्तान की। मेरे साथ हैं चैनल 1 के राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा जी। हम आपको बताएंगे क्या है देश के युवाओं का मिजाज। जी हां गीतांजलि जी, इस बार के आम चुनाव को यंगिस्तान का चुनाव माना जा रहा है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कारण पहली बार 18 से 35 साल के करोड़ों लोग अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। इनमें से 18 से 23 साल के करीब 9 करोड़ युवा तो पहली बार वोट देंगे। इस बार के गद्दी के गदर में युवाओं की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है। यानी कि उस पीढ़ी के हाथ में सत्ता की चाबी है जिसकी सोच और तमाम चीजें जो पसंद है वो भी नहीं है, और सबकी उम्मीदें हैं, सबके सपने हैं। उनके सपनों को कौन उड़ान देगा, उनकी उम्मीदों पर जो खरा उतरेगा, जो उन्हें भरोसा देगा, ये यंगिस्तान उसी के साथ होगा। देश में 16वीं लोकसभा की तैयारी शुरू हो चुकी है। राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियां जीत की इबारत लिखने के लिए सियासी चाल चलनी शुरू कर दी है। लेकिन इस बार चुनाव अब तक के आम चुनावों से अलग भी है, क्योंकि इस बार नेताओं का भविष्य लिखने में युवाओं की भूमिका अहम है। उनकी संख्या इतनी है कि वो जिसे चाहें गद्दी पर बैठा दें, जिसे चाहें गद्दी के से दूर कर दें। हिंदुस्तान का यंगिस्तान, नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी या फिर अरविंद केजरीवाल, सभी के निशाने पर है। दिल्ली जाने का मुश्किल रास्ता आसान हो जाएगा जब देश का युवा सियासत की पालकी अपने कंधों पर उठाने को तैयार हो जाए। ऐसा होते हुए नरेंद्र मोदी देखना चाहते हैं। राहुल गांधी को भी इन्हीं युवाओं पर भरोसा है। केजरीवाल अपना सियासी जाल इनके इर्द गिर्द बुन रहे हैं। युवा राजनीतिक दलों के लिए सिर्फ युवा नहीं रहे, वोट बैंक बन गए हैं। इस वोट बैंक पर कब्जा करने की लड़ाई लड़ी जा रही है। मैदान भी युवाओं की पसंद है। सोशल मीडिया के हर आयामों पर ये दिलचस्प लड़ाई जारी है। नरेंद्र मोदी युवाओं के लिए सपनों के सबसे बड़े सौदागर बनने की राह पर हैं। नई सोच, नई बात, नए सपने, नया रंग, नए विचार, कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी सपनों की सतरंगी दुनिया युवाओं को दिखा रहे हैं। देश के युवा मतदाता नाराज हैं भ्रष्टाचार से। नेताओं का सालों पुराना चेहरा अब युवाओं को पसंद नहीं है। सियासत का पुराना रंग ढंग उन्हें बेहतर नहीं लगता। युवा मतदाता तुरंत फैसला करने और उस पर अमल किए जाने की हिमायत कर रहे हैं। वजह पुरानी पीढ़ी के चेहरों पर पड़ी इंतजार की झुर्रियां उन्हें डराती हैं। वक्त के साथ उनके चेहरे भी कहीं ऐसे न दिखने लगे। अरविंद केजरीवाल इस बात को अपने हक में भुनाना चाह रहे हैं। अपने को ईमानदार और बाकी सबको बेईमान कहने के पीछे की यही रणनीति है। नारे लगाने की ये राजनीतिक अदा युवा मतदाताओं के बड़े वर्ग को पसंद भी आ रही है। युवाओं के गुस्से को वोट में तब्दील करने और फिर उसके सहारे दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने का सफर युवा आक्रोश के सहारे ही तय की गई। जो दिल्ली में दिखा, अब तैयारी पूरे देश में उसी आक्रोश को फैलाने और भुनाने की है। राहुल गांधी की अपनी दावेदारी है। कांग्रेस की 9 साल से ज्यादा पुरानी राजनीतिक दुकान में उन्होंने कुछ बदलाव भी किए। नतीजा सिफर रहा। युवा आक्रोश की आवाज बनने की ललक राहुल गांधी में अध्यादेश की प्रतियां फाड़ने और अपनी ही सरकार को शर्मसार करने का कारनामा कर चुके हैं। पार्टी के नेताओं को भ्रष्टाचार की खिलाफत करने के उपदेश वो सुना चुके हैं। परिवारवाद से लेकर मामा भांजावाद, सबके खिलाफ तेवर दिखाने के बावजूद केंद्र और कांग्रेस की राज्य सरकारों का न तो ढर्रा बदला और न ही काम करने का तौर तरीका। पार्टी के नेता भी राहुल की सुनी पर अनसुनी करते रहे। नतीजा, राहुल गांधी युवाओं के मन में अपने लिए कोई खास जगह नहीं बना पाए। देश के युवा मतदाताओं के बीच बहस इन दिनों तीनों को लेकर ही जारी है। युवाओं के सपनों को पूरा कर पाने और दुनिया के सामने देश की चमकती तस्वीर पेश करने का मादा जिसमें ज्यादा और विश्वसनीय दिखेगा,
युवा मतदाता उसी की पालकी अपने कंधों पर उठाकर दिल्ली पहुंचाएंगे। स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज। बिल्कुल, तो क्या कहता है यंगिस्तान का मिजाज, चर्चा करेंगे। और इस वक्त मनोज जी, अगर देखा जाए जिस तरह से लोकसभा चुनाव धीमे धीमे नजदीक आ रहा है और तमाम राजनीतिक दल इस बार युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन युवाओं के मिजाज की अगर बात करें तो क्या कहेंगे? देखिए, अगर मैं पिछले 65 साल की देश की राजनीति की बात करूं तो देश के युवा का मिजाज बदलता रहा है। पिछले एक दशक में तेजी से ये मिजाज बदला है। एक दौर था, अगर 90 के दशक की बात करें, 80 के दशक की बात करें, तो मंडल और कमंडल की राजनीति थी जिसके इर्द गिर्द देश का युवा घूमा या कहें घुमाया गया। लेकिन अगर पिछले एक दशक में आए, हम 2000 के बाद की राजनीति देखें तो आज का युवा मंडल कमंडल की राजनीति से बाहर आ चुका है। जातिवाद की राजनीति वो करना नहीं चाहता, धर्म की राजनीति वो करना नहीं चाहता, वो विकास उसका एजेंडा है, वो विकास चाहता है। और हम देख रहे हैं आज का युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा है, महंगाई के खिलाफ खड़ा है, वो देश में एक सक्रिय भूमिका देना अपनी चाहता है। वो उसके अंदर एक वो तत्परता, एक आतुरता नजर आ रही है कि अपने एक देश को वो नए सिरे से बनाना चाहता है, अपने सपने के अनुसार बनाना चाहता है। इसलिए आप देखिए कि इस बार जातिवाद के मुद्दे या धर्म के मुद्दे या आरक्षण के मुद्दे, वो मुद्दे बड़े नहीं बन पा रहे हैं। विकास एक बड़ा मुद्दा बन के उभर रहा है। हाल के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि विकास एक बड़ा मुद्दा था, महंगाई एक बड़ा मुद्दा था, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था। बिल्कुल मनोज जी, तो ये कहना गलत नहीं होगा कहीं ना कहीं कि जो अब युवा है वो कहीं ना कहीं अब साक्षरता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। और ये तमाम राजनीतिक दल जैसे इससे पहले भी कई बार कोशिश करते रहे हैं कि युवाओं को अपनी ओर लाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देते रहे हैं, लेकिन आज का युवा उसे समझने लगा है। इन तमाम बातों को देखते हुए राजनीतिक दलों को कितना फायदा हो सकता है आने वाले वक्त में भी अगर बात करें तो? गीतांजलि जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे जैसे आजादी के बाद शिक्षा बढ़ी, लोगों को एक जागरूकता बढ़ी, मताधिकार के प्रति लोगों में जागरूकता आई, शिक्षा के प्रति उनमें पढ़ने की ललक आई, उसके अनुसार हम देखते हैं युवाओं का मिजाज भी बदलता गया, मुद्दे भी बदलते गए, उनकी सोच भी बदलती गई। आज आप देखिए कि 39 करोड़ इस देश में युवा, मैं कहूंगा ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जुड़े हैं। वो ट्विटर पे हैं, वो फेसबुक पर हैं, वो इंटरनेट पे हैं, वो मोबाइल से चैटिंग करते हैं, वो लैपटॉप से चैटिंग करते हैं। तो आज उनके पास ज्ञान का भंडार है, वो एक माउस दबाते हैं, ज्ञान उनके पास होता है। तो उनको पता है आज कि कौन दल क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है, कौन दल किस मुद्दे को उठा रहा है और क्यों उठा रहा है, कौन सी बात देश के हित में है और कौन सी बात देश के हित में नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि इस देश का जो युवा है वो पूर्ण रूप से जागरूक है और अपने भविष्य के साथ साथ देश के भविष्य को भी बदलना चाहता है। जहां तक राजनीतिक दलों की बात है तो राजनीतिक दल भी ये बात को समझ चुके हैं कि इस देश का जो युवा है अब वो पुरातनवादी राजनीति से बाहर आ चुका है। इसलिए वो भी ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए और दूसरे इंटरनेट माध्यमों, सूचना क्रांति के जरिए युवाओं को लुभा रहे हैं, अपने साथ जोड़ रहे हैं और उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। गीतांजलि, बिल्कुल, ये कोशिश तो की जा रही है, लेकिन अगर राजनीतिक दलों की बात करें, जिस तरह से राजनीतिक दल ये सब जान रहे हैं, उन्हें भी पता है कि आज का युवा जो है वो साक्षरता की ओर बढ़ रहा है, आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, बातों को समझने लगा है। अब हम किसी भी जाति धर्म के आधार पर वोट बैंक हासिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो फिर भी इन्हीं सब बातों में रहते हैं, प्रलोभन देते हैं। क्या मकसद राजनीतिक दलों की इस बात का निकाला जाए? देखिए, राजनीतिक दल अंततः अपने वोट बैंक को ही फोकस करते हैं। वो मुद्दे लुभावने लाते हैं, वो बातें छलने वाली करते हैं, क्योंकि उनकी नजर वोट बैंक पर रहती है। इस बार भी नजर उनकी युवा वोट बैंक पर है। बिल्कुल, युवा वोट बैंक पर है, लेकिन कितना फायदा होगा राजनीतिक दलों को, यह देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ आंकड़े यहां पर हम जरूर दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, ताकि उन आंकड़ों से आज का युवा, खासकर वो लोग जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस प्रोग्राम के माध्यम से ही वो समझे कि किस तरह से राजनीतिक दल युवाओं की राजनीति करते हैं, अपने फायदे के लिए युवाओं को प्रलोभन देते हैं। लेकिन आज का युवा जागरूक है, आज का युवा कहीं ना कहीं तमाम बातों को समझने लगा है और इस समझने को ही अब राजनीतिक दलों का, ये जो युवाओं की समझ है, राजनीतिक दल कितना फायदा लेंगे, ये भी एक देखने वाली बात है। फिलहाल यहाँ कुछ आंकड़े मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये आंकड़े जो हैं टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पाएंगे दर्शक हमारे, कि किस तरह से अब युवा जो है वो जागरूक हो रहे हैं और जागरूकता के साथ साथ किस तरह से किन राज्यों में कितनी लोकसभा सीटें हैं, ये जो है हम ग्राफिक्स के जरिए, इन आंकड़ों से अपने दर्शकों को जरूर समझा रहे हैं।
तो 6 राज्यों में लोकसभा सीटें हैं और 18 से 19 साल की आयु के मतदाताओं की जो संख्या है उनकी अगर बात करें 16वीं लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा है। लगातार युवाओं की संख्या बढ़ रही है। देश के 65% मतदाताओं की उम्र 35 वर्ष से कम है, यानी कि युवाओं का एक बड़ा तबका हम कह सकते हैं, एक बड़ा धड़ा कह सकते हैं हम कि युवा जो है वो किस तरह से अब आगे आ रहे हैं। करीब 4 करोड़ मतदाता है, तो अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा युवाओं का वोट बैंक है। बिल्कुल मनोज जी ने बिल्कुल अभी कुछ देर पहले बिल्कुल सही कहा था कि एक बड़ा वोट बैंक जो है तमाम राजनीतिक दल जिसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं वो युवाओं का है। यंगिस्तान का जो चुनाव है इसे कहा जा रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि यंगिस्तान के यंगस्टर्स कितना इस जो राजनीतिक दलों की जो प्रलोभन है, जो राजनीतिक दलों की तमाम बातें उसमें कितना फंसते हैं, या फिर अपनी सूझबूझ से वहीं अपने वोट को, अपने मतदान को देंगे जहां कहीं ना कहीं जो पार्टी या जो राजनीतिक दल जो है वो उनके लिए सही साबित होगा। ये देखने वाली बात जरूर है। हाँ, आज के युवा के अपने सपने हैं। देखिए गीतांजलि जी, उसकी अपनी उम्मीदें हैं। आज का युवा अपना बेहतर भविष्य तो चाहता ही है, साथ ही देश के निर्माण में आगे बढ़कर अपना योगदान भी देना चाहता है। इसलिए आज के युवा जोश के साथ कहता है सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। युवाओं की इस उम्मीद पर जो दल खरा उतरेगा, यंगिस्तान का वोट उसी के साथ होगा। युवाओं के पास सपनों के अलावा कुछ नहीं होता है तो बस अपने सपनों को साकार करने की ललक। सपने वक्त और जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं। बाजार तेजी से बदलते युवाओं के सिब से कितना बदला है, अब बारी राजनीति के बदलने की है। बड़ा सवाल यह है कि क्या बाजार की तरह राजनीति भी बदल सकती है? अगर बदल सकती है तो इसके नतीजे क्या होंगे? क्या जरूरत राजनीति को चेहरों को बदलने की है? क्या राजनीति बदल जाने से देश की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी? अगर राजनीति बदली और देश नहीं बदला तो क्या होगा? क्या होगा अगर तस्वीर बदले और तकदीर नहीं? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ईमानदारी से कबूल किया था कि केंद्र से चला 1 रुपया जनता तक पहुंचते पहुंचते चवन्नी बन जाता है। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अब 1 रुपया मात्र 15 पैसे बन जाता है। राजीव गांधी के जमाने में चवन्नी का चलन था, अब रुपया भी हैसियत नहीं रखता। स्थिति भयंकर है, जड़ें लगातार खोखली होती जा रही हैं। ऐसे में युवाओं के सपनों का क्या होगा? बाजार तो किश्तों में सपने बेच रहा है, सब कुछ आसान किश्तों में मिलता है, तो क्या अब सत्ता और सियासत की दुकानदारी भी किश्तों में जानी है? अरविंद केजरीवाल का सियासी गणित कुछ इसी तरह का इशारा करता है। 49 दिनों की दिल्ली सरकार, दर्जनों फैसले, कार्रवाइयां और उसके बाद हजारों दावे। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, जयललिता, मायावती सब झूठी सच्ची बातों का कॉकटेल पेश कर रहे हैं, जिसमें तहकीकात से ज्यादा फसाना है। बाजार की चकाचौंध में फंसे युवाओं के पास उतनी फुर्सत है कि वो सियासत की बिसात पर हर मोहरे की चाल पर गहरी नजर रख सकें। ये सवाल सबसे बड़ा है, क्योंकि एक तरफ बाजार है, सपने हैं और दूसरी तरफ सियासत। कुछ वक्त अन्ना के साथ रामलीला मैदान पर बिताया, कुछ नाराज चेहरे निर्भया मामले में इंडिया गेट पर दिखे, लेकिन उसके बाद से अब तक अन्ना कई बार दिल्ली आए और गए। निर्भया के बाद से अब तक कई महिलाओं की अस्मत से खिलवाड़ किया गया। युवा ना अन्ना के पास दिखे और अपना सब कुछ लुटा चुकी महिलाओं के करीब। आम आदमी का नारा मुफ्त बिजली पानी के खेल में उलझ गया। दिल्ली का एंग्री यंग मैन क्या यही सब चाहता था? अगर चाहता था तो इतना कुछ उसे कोई भी दे सकता है। मुलायम लैपटॉप बांट रहे हैं, करुणानिधि टीवी सेट और राहुल गांधी अन्न बांट रहे हैं। जिससे मांगो सब कुछ ना कुछ देने को तैयार हैं। बदले में उन्हें वोट चाहिए, दिल्ली की गद्दी चाहिए। युवाओं को तय करना है कि आखिर उन्हें क्या चाहिए। स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज। जी हाँ, बिल्कुल युवाओं को ही तय करना है कि आखिर अब उन्हें करना क्या है। जिस तरह से मनोज जी अभी हमने देखा इस पूरी रिपोर्ट के जरिए कि किस तरह से युवाओं को छला जाता है। तमाम राजनीतिक दल केवल एक ही बात पर अपना फोकस रखते हैं और वो है वोट।
मतदान के लिए वो वोटर्स को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे करते हैं और यंगस्टर्स के लिए तो बिल्कुल कमाल के वादे होते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि उन वादों को पूरा नहीं किया जाता। उदाहरण अगर हम उत्तर प्रदेश का ले लें, लैपटॉप की बात की गई थी, लेकिन उसके बाद देखा गया कि जब सत्ता पे काबिज हो गई समाजवादी पार्टी तो उसके बाद वो लैपटॉप लोगों को मिले ही नहीं, बच्चों को नहीं मिले। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, हालांकि ये जो प्रलोभन है इसे हम सही नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर वो प्रलोभन उन्हें दिया गया है तो उसे पूरा भी नहीं किया जाता। देखिए, बिल्कुल आपसे कह, देखिए आज का युवा केवल लैपटॉप नहीं चाहता, आज का युवा अच्छी शिक्षा चाहता है, सस्ती शिक्षा चाहता है, रोजगार चाहता है, विकास चाहता है और एक ऐसा समाज चाहता है जो भय से मुक्त हो, जहां वो एक खुलकर आगे बढ़ सके, और एक ऐसा समाज चाहता है, एक ऐसा देश चाहता है जो दूसरे ताकतवर देशों की तरह उनके साथ आगे खड़े हों। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमारे इस देश का जो युवा आज का है, जो लगभग, अगर मैं उम्र की बात करूं 35 और 40 की रेंज की, तो लगभग ऐसे लोगों की संख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास बनती है, जो एक निर्णायक भूमिका निभाने वाला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर हम 90 के दशक से पहले का युवा देखें और आज का युवा देखें तो उन दोनों की सोच में बहुत बड़ा अंतर है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पहले युवाओं ने आंदोलन नहीं किए। जयप्रकाश आंदोलन के अगर हम बात करें तो उसमें तमाम उस समय युवा जो छात्र नेता थे, आज हमारे सामने अरुण जेटली हैं, लालू प्रसाद यादव भी उसी दौर के निकले हैं, नीतीश कुमार हैं, ऐसे तमाम नेता हैं जो उस छात्र राजनीति से जयप्रकाश जी के साथ कंधा कंधा मिलाकर संघर्ष किया राजनीति में, और आज भविष्य देश की राजनीति में एक मुख्य किरदार में, मैं कहूंगा, राजनीतिक दलों में हैं। तो आज जो गैप आया था एक 90 और 80 के दशक में, आज कहीं ना कहीं एक बार फिर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों के चलते फिर से युवा खड़ा होना चाह रहा है, एक अच्छा नेतृत्व की ओर देख रहा है कि मुझे नेतृत्व कौन देगा। आज का युवा चाहता है अच्छा नेतृत्व मिले ताकि वो अपने देश का एक निर्माण में योगदान दे सके। बिल्कुल योगदान दे सके, लेकिन उसके साथ साथ मनोज जी, कुछ वोटर्स हैं, कुछ युवा हम कह सकते हैं, युवा चेहरे हैं, उनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं राजनीतिक दलों को लेकर भी, उनके प्रलोभन को लेकर भी, उनकी बातों को लेकर, उनकी वादों को लेकर, तमाम तरह की सोच है। एक नजर डालते हैं, कुछ हमारे पास कुछ युवा वोटर्स हैं, युवा वोटर्स क्या सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं, क्या चाहते हैं और क्या कहते हैं, अगली रिपोर्ट में ये साफ हो जाएगा। तो एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको युवा वोटर्स का। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे युवा देश है, इसलिए हर पार्टी की नजर नौजवानों पर है, क्योंकि युवा इस चुनाव में खास भूमिका निभाने वाले हैं। लेकिन नौजवानों की उम्मीदों पर खरा उतरना आसान नहीं है। राजनीतिक दलों की ये मेहरबानी यूं ही नहीं है। देश की लगभग 350 सीटों पर युवा मतदाता निर्णायक भूमिका में है। ये किसी भी उम्मीदवार को जिताने या हराने का खास दम रखती है। इससे बड़े राज्य यूपी के संसदीय क्षेत्र में इस बार 2.25 लाख से ज्यादा नए मतदाता वोट करेंगे। ये ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार वोट डालेंगे, संभवतः 25 की उम्र से कम ही होंगे। ये नौजवान एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली के हालिया लोकसभा की तकदीर लिखेंगे। संपर्क की पिछली सरकार को लगभग 12 करोड़ युवा वोटर्स ने जिताया था। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार लगभग 10.25 करोड़ नए मतदाता सूची में जुड़े हैं। इनमें से 2 करोड़ 31 लाख ने अभी 18 की उम्र पार की है। बाकी लगभग 8 करोड़ नए मतदाताओं में ज्यादातर वो हैं जो पिछले चुनाव तक 15 से 19 की आयु के थे, यानी वो भी पहली बार लोकसभा के लिए मतदान करेंगे। यूपी में संपर्क अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी सरीखे नेताओं ने भले ही लगभग 3 लाख के अंतर से जीत हासिल की हो, लेकिन नए हालात में प्रदेश के हर उम्मीदवार को औसतन 2,29,311 नए वोटर्स का सामना करना पड़ेगा। यूपी की 80 सीटों में लगभग आधा दर्जन सांसदों को छोड़ दिया जाए तो बाकी की जीत का अंतर 2 लाख से नीचे हो रहा था। दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र, 40 सीटों वाले बिहार और राजस्थान में भी औसतन लगभग 2 लाख नए मतदाता उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे, जबकि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में इनकी संख्या 2.5 से 3 लाख के बीच है। इन बड़े और महत्वपूर्ण राज्यों में जहां कई जगहों पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है, वहीं कुछ जगहों पर क्षेत्रीय दलों का दबदबा भी है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी युवाओं की शक्ति अपने साथ जोड़ने में लगी है।
पिछले दिनों बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का पूरा ध्यान इन युवाओं पर ही रहा। दोनों दलों ने चुनावी मैदान में भी युवाओं को उतारने की रणनीति बना ली है। 18 से 19 की उम्र के मतदाताओं का रुख खासकर छोटे राज्यों में अहम साबित हो सकता है। नए आंकड़ों की माने तो झारखंड के कुल मतदाताओं में इनका हिस्सा 9% है। दादर और नगर हवेली, दमन, दीव में ये 9.9 और 8.6% है। तो उत्तर पूर्व के 7 राज्यों में इनका प्रतिनिधित्व औसतन 5% है। इसलिए हर राजनीतिक दल युवा को अहमियत देने की बात कर रहा है। हम 14 के चक्रव्यूह में नेताओं की इस नियत को परखेंगे कि आखिर देश के युवाओं को क्या मिला है। स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तो ये कुछ आंकड़े थे। और मनोज जी, जिस तरह से 2 लाख नए मतदाता, अगर उत्तर प्रदेश के खास तौर पर बात करते हैं, ये एक बड़ा आंकड़ा है। 2 लाख का वोट बैंक है राजनीतिक दलों के लिए। तो किस तरह से इस वोट बैंक को देखते हैं, क्या कहता है ये वोट देखिए, बैंक? जैसा हमने भी 6 राज्यों की तस्वीर देखी कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हर लोकसभा सीट पे लगभग 2 लाख या उससे ज्यादा नए मतदाता जो पहली बार वोट करेंगे वो जुड़ रहे हैं। देखिए, ये जो मतदाता है ये जाति धर्म से अलग है। ये मतदाता आज आप देखिए, राजनीतिक दल भी हमारे सामने जो हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हो, दोनों विकास की बात कर रहे हैं। और कभी कभी सांप्रदायिक या दूसरे मुद्दों पर जाते हैं, जाति के मुद्दों पर जाते हैं तो बच निकलने की कोशिश करते हैं। केजरीवाल भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहे हैं। ये इस बात का संकेत कर रहा है, गीतांजलि, कि इन राजनीतिक दलों को इस बात का एहसास है कि ये जो मतदाता पहली बार वोट देने वाला है उसका लगभग 2 लाख आंकड़ा हर सीट पर है लोकसभा की। और 2 लाख अगर नए मतदाता जुड़ते हैं किसी लोकसभा सीट पर, वो हार जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए ये जो आंकड़ा है बहुत राजनीतिक दलों के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, राजनीतिक दलों के लिए आंकड़ा भारी पड़ सकता है ये। और आने वाला जो हम कह सकते हैं लोकसभा चुनाव है, ये इसको साफ भी कर देगा कि किस तरह से फर्क पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि युवा इस मतदान को, अपने मतदान को लेकर किस तरह से देखते हैं। क्या वाकई इन तमाम तरह के राजनीतिक दलों की, जो तमाम राजनीतिक दल हैं, इनकी तमाम जो बातें हैं, जिस तरह के जो प्रलोभन है, या हम कह सकते हैं कि जिस तरह की और तमाम बातें हैं, उनको सोचकर अपने वोट को देखते हैं, देंगे, देखेंगे, या फिर अपनी समझ से हम कह सकते हैं कि अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। ये एक देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हमें रुकना है, जल्द लौटते हैं। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. डॉक्टर ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। वेदोवास हर्बल, आपके बालों के लिए सर्वोत्तम उपहार। वेदोवास हर्बल प्रोडक्ट्स। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. Welcome to the world of true engineering with Made Easy. For further information, visit www.madeeasy.in or call 011-4512-4612. देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात।
देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। गीतांजलि जी, आइए एक बार हम उन 6 राज्यों के बारे में जानते हैं जहां युवा मतदाताओं की संख्या राष्ट्रीय औसत से अधिक है। देखिए, राजस्थान में 25 सीटें हैं जी, और वहां अभी कांग्रेस का सूफड़ा साफ हुआ है, बीजेपी सत्ता में आई है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, वहां पर बीजेपी ने पुनः अपनी सरकार बनाई है, कांग्रेस वहां पिछड़े बीजेपी से। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं लोकसभा की, और बीजेपी लगातार वहां दूसरी बार भी जीती है चुनाव। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, और ममता बनर्जी लगातार युवा मतदाताओं पर फोकस कर रही हैं। आप देखिए, उन्होंने टिकट भी दिए हैं, वो ऐसे लोगों चेहरों को दे रहे हैं जो बंगाल की राजनीति में युवाओं के लिए एक आइकन माने जाते हैं। उनके लिए एक, चाहे वो खेल की शख्सियत हो या फिल्म कलाकार हो, वो अधिक से अधिक टिकट देकर युवा मतदाताओं को लुभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। ये भी अगर कहूं तो यहां जाति धर्म की राजनीति उत्तर प्रदेश में होती है, लेकिन इसके बावजूद युवा मतदाता जागरूक है। इसीलिए अखिलेश जब से सरकार बनी है, लैपटॉप बांटकर युवाओं को लुभा रहे हैं। असम में 14 लोकसभा सीटें हैं। नॉर्थ ईस्ट का ये प्रमुख राज्य है, और अगर हम देखें उत्तर भारत में नॉर्थ ईस्ट लोगों पर जिस तरह से पूर्वोत्तर के लोगों पर हमले हुए, एक बड़ा मुद्दा बना है, तो ये जो युवा है पूर्वोत्तर का, वो भी कहीं ना कहीं एक भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल। कुल मिलाकर 201 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। लगातार युवाओं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा को आगे भी बढ़ाते रहेंगे। आइए जानते हैं युवा वोटर क्या चाहते हैं। 18 से 19 साल की आयु के मतदाताओं की संख्या लगभग लगातार बढ़ी है देश में, और युवाओं की एक इस कारण अगर हम देखें तो लगातार राजनीति हो या सामाजिक क्षेत्रों या कोई दूसरे क्षेत्रों से भूमिका बढ़ती जा रही है। देश के 65% मतदाताओं की उम्र 35 वर्ष से कम है। इस तरह अगर कोई मिलाकर देखा जाए तो देश की पूरी राजनीति या हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था, पूरी व्यवस्था जो है वो युवाओं के इर्द गिर्द घूम रही है। इसलिए बाजार सज रहा है, राजनीति सज रही है, और चुनाव के लिए राजनीतिक दल तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल, लोकतंत्र का महापर्व यानी कि लोकसभा चुनाव एक बार फिर देश के सामने है। कई सवाल हैं, कई विचार हैं। एक समय था जब राजनीति मिशन होती थी। राजनीति में लोग सेवा भाव और राष्ट्र निर्माण के लिए आते थे, और जो खुद को इस योग्य समझता था वो मैदान में कूद पड़ता था। लेकिन धीमे धीमे राजनीति पर परिवारवाद और करियरवाद, ये सभी कुछ हावी होता गया। आज राजनीति में आना आसान नहीं है। धन बल बाहुबल एक गंभीर समस्या है, लिहाजा किसी युवा का राजनीति में आना अब कठिन हो गया है। आखिर ये कठिनाई क्यों है, आइए देखते एक रिपोर्ट। देश बदलने की जिम्मेदारी नौजवानों की है, इसलिए नौजवानों को मौके दिलाने होंगे, उनकी तकलीफ को सुनना होगा। राजनीति के मौजूदा हालात में नौजवानों के लिए दरवाजे बंद से हो गए हैं। राजनीति में नौजवानों की नाउम्मीदी का एक अहम कारण परिवारवाद है। इसलिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर लोकतंत्र में परिवारवाद के पनपने और सालों तक टिके रहने का राज क्या है। इसकी अहम वजह है कि राजनीतिक तंत्र में घुसने और उस पर हावी होने का खेल महंगा हो गया है, और आला कमान के पास केवल चापलूसों को ही बैठने का मौका मिलता है। चुनावों में टिकट ऊंची सिफारिश और गणेश परिक्रमा करने वालों को ही मिलता है। यही वजह है कि नेतागिरी की चाह रखने वाला नया युवा इस तंत्र में आसानी से दाखिल नहीं हो सकता। खानदान के चश्मे चिरागों को पार्टी में जगह आसानी से मिल जाती है, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या अब राहुल गांधी, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग ठाकुर, अगाथा संगमा, जितिन प्रसाद,
आरपीएन सिंह सरीखे नेता कुछ उदाहरण हैं। मुलायम सिंह और शरद पवार के बेटा बेटी सबने शुरू में खानदानी सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। परिवार का उपनाम उन्हें आसानी से जनता के बीच जगह बना देता है, उनकी पहचान तुरंत बन जाती है। जबकि नए नेता परिवारवाद की राजनीति से हटकर छात्र राजनीति से निकलकर खालिस नेता बनने की कोशिश करते हैं। उन्हें कई तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं, दलों में आसानी से जगह नहीं मिलती, सारी उम्र राजनीति में पहचान बनाने में गुजर जाती है। लिहाजा 60 से लेकर 80 के दशक तक चुनाव लड़कर राजनीति में उतरने वाले नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें अरुण जेटली, विजय गोयल, सीताराम येचुरी और अजय माकन जैसे नेता शामिल हैं। लेकिन ये वो नेता हैं जिन्होंने 70 और 80 के दशक में छात्र राजनीति की, लेकिन 90 के दशक में छात्र संघ कमजोर पड़ गया या छात्र संघ चुनाव पर पाबंदी लगा दी गई। इसका असर यह हुआ कि युवा राजनीति से विमुख हो गया। युवाओं के राजनीति से दूर होने की एक वजह उनका करियर के प्रति सजग होना भी रहा। 80 के दशक में हुए जेपी आंदोलन में युवाओं ने जमकर हिस्सा लिया, जिसके चलते देश को बड़े और राष्ट्रीय स्तर की लीडरशिप मिली, जिनमें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव जैसे नाम अहम हैं। सियासत जैसे जैसे केवल सत्ता तक सिमटती गई, वैसे ही जन आंदोलन भी खत्म होते गए और नौजवानों की भागीदारी केवल वोट देने तक सिमट गई। हाल के दिनों में जब अन्ना हजारे की भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक पैदाइश इसकी बानगी है, लेकिन युवाओं की उम्मीदें, उनके सपने, उनके अरमान अभी भी पूरे होने बाकी हैं। इसी के सहारे हर दल उन्हें अपना बनाने में लगे हुए हैं। स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तो आम चुनाव को यंगिस्तान का चुनाव कहा जा रहा है, लेकिन यंगस्टर्स, ये युवा क्या कुछ अपनी जो नजरिया है वो रखते हैं इस चुनाव को लेकर, किस तरह से इस चुनाव को लेते हैं, तमाम राजनीतिक दलों के प्रति इनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, ये जानने की कोशिश की हमने। और जो ये रिपोर्ट है इसे हम आपको दिखा रहे हैं। आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का वोटर्स इस चुनाव को लेकर, खासकर युवा की यहां पर बात कर रहे हैं, क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर। राजनीति में मेरा कोई आइकॉन नहीं है, ठीक है, और मुझे पॉलिटिक्स में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। हम यंग जनरेशन से हम सिर्फ ऐसे ही नेता को देखना चाहेंगे प्रतिनिधित्व करते हुए देश का, जो एक अच्छा नेता हो, ठीक है। मोदी जी को लेके आजकल की जनरेशन अपने अपने व्यू दे रही है। मेरी समझ से, मेरा तो पर्सनली मेरा नहीं है और किसी का मैं कह नहीं सकता। राजनीति में इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे जैसे देश की तरक्की हो रही है, राजनीति का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। ये सिर्फ दिख ही रहा है ना, क्लियरली दिख रहा है सबको, सभी लोग देख रहे हैं इस चीज को कि सिर्फ वोट की ही राजनीति हो रही है। एक नरेंद्र मोदी जो गुजरात में एक क्षेत्र में विकास करके पूरे देश को चलाने के लिए हुंकार भर रहा है, रैलियां कर रहा है लगातार, वो क्या रहा है, सिर्फ लोगों को जगा रहा है, हिंदुत्व का मुद्दा उठा रहा है, उसके आधार पर तरक्की नहीं की जा सकती। आज हम पढ़ रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, अब हम सभी है, हम नहीं चाहते कि हमारी आने वाली जनरेशन ऐसी हो जिसमें हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो। हाँ, हम युवा हैं, हम हमारी ही वोट से आज एक नया नेता चुना जाएगा और मुझे लगता है कि युवाओं में क्रेज़ है राजनीति को लेकर, हम इंटरेस्ट रखते हैं राजनीति को लेकर क्योंकि अब हम ही देखते हैं कि हमारे जो नेता हैं वो उतना कुछ नहीं कर रहे हैं, बट हम भी चाहते हैं कि कुछ नई चीज़ें आएँ, नए मुद्दे उठे, नई चीज़ें आए, नए चेंजेस आए हर चीज़ को लेकर, हमारी फैसिलिटीज़ को लेकर, कई सारी चीज़ों को लेकर नई चीज़ें आए। युवाओं में लड़कियां भी आती हैं, लड़के भी आते हैं, बट जो लड़कियों के साथ आजकल हम देखते हैं हो रहा है काफ़ी हद तक ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लड़कियां हैं, उन्हीं से ही सब कुछ बनता है, सिर्फ लड़के ही मेन वो नहीं है। और हर चीज़ों को आज आज़ादी के इतना टाइम बाद चेंजेस बदलने चाहिए, सोच बदलनी चाहिए। जब नेताओं की सोच बदलेगी तो उनका प्रभाव हम पे देखने के लिए मिलेगा।
तो ये युवाओं की प्रतिक्रिया थी। कुछ युवा चाहते हैं कि अब बदलाव आना चाहिए, हम राजनीति में भी आए, इस तरह की तमाम बातें हैं। लेकिन कुछ युवा जो हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति से परे भी रहना चाहते हैं। मनोज जी, क्या वजह इसकी मानी जाए? क्या परिवारवाद कहीं ना कहीं हावी होता जा रहा है राजनीति में? इस वजह से अब यंगस्टर्स जो हैं वो राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, राजनेताओं पर भरोसा नहीं करना चाहते? देखिए गीतांजलि जी, एक समय था जब लोग छात्र संघ के चुनाव होते थे और छात्र संघ के जरिए लोग राजनीति में आते थे। छात्र आंदोलन होते थे, जयप्रकाश आंदोलन की मैंने पहले बात की, कई नेता वहां से निकल के देश को मिले और उन्होंने देश का राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे नेतृत्व किया। लेकिन धीरे धीरे छात्र संघ कमजोर होते गए, परिवारवाद राजनीति में हावी होता गया। एक खास परिवारों के जो युवा चेहरे थे वो आगे युवा नेतृत्व करने लगे, और जो छात्र संघ के आंदोलन करते थे, सामाजिक मुद्दों को लेकर आंदोलन करते थे, उस युवा को कहीं ना कहीं राजनीति में कहीं भी जगह नहीं मिली। लिहाजा वो जो नेतृत्व था, जो संघर्ष करके देश का युवा नेतृत्व करना चाहता था, जो युवा देश का चेहरा बनना चाहता था राजनीति में, वो दूर होता गया। वो कैरियर की तरफ जाने लगा कि भाई राजनीति जो है वो खास परिवारों का लिए ही रह गई है। एक साधारण परिवार का नौजवान राजनीति नहीं कर सकता, उसे धनबल के साथ साथ बहुबल का सामना भी करना है, और एक परिवारवाद भी उसके सामने खड़ा हो गया। लिहाजा उसने कैरियर की तरफ रुख किया कि भाई मुझे राजनीति में कुछ नहीं मिलेगा, कोई पहचान नहीं बनेगी, टिकट नहीं मिलेगा, कम से कम कैरियर तो बना लूं। जो कैरियरवाद हावी हुआ उसने भी राजनीति से युवा को दूर करने का काम किया। धनबल और बाहुबल ने तो वैसे ही कमर तोड़ दी युवा की कि वो पढ़े या राजनीति करे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो युवा राजनीति में आने की इच्छा रखते हैं उनके लिए सफर इतना आसान नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल गीतांजलि, लेकिन ऐसा भी नहीं है। कई नौजवानों ने संघर्ष करके अपना नया रास्ता बनाया है। हम कह सकते हैं इस बात को कि अन्ना हजारे का जो हाल में आंदोलन हुआ वो एक मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं कि फिर से जो हम 70 के दशक में हमने छात्र नेताओं को या युवाओं को जयप्रकाश जी के नेतृत्व में संघर्ष करते सड़क पे देखा था, आज अन्ना हजारे ने जब आंदोलन 1.5 साल पहले किया तो वो नौजवान फिर से तिरंगा लेके सड़क पर उतरा और भ्रष्टाचार के खिलाफ उतरा। आज पिछले दिनों केजरीवाल जी ने सरकार बनाई, जो आंदोलन वो कुछ लोग उसी अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले, देश का युवा उसमें उतरा कि भाई चलो हम एक नया प्रयोग देश की राजनीति में करके देखें। भाजपा और कांग्रेस ने तो बहुत कर लिया राज, एक नई राजनीतिक सोच को भी आजमा के देखें। लेकिन केजरीवाल जी ने जिस तरह से राजनीति की है उसे युवा कितना हाथों हाथ लेगा वो अब लोकसभा चुनाव में पता चलेगा कि केजरीवाल जी जो राजनीति कर रहे हैं क्या वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनका विकल्प बन सकती है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात तो जरूर होगी। लेकिन चुनावी मैदान मारने के लिए इस बार नेताओं ने भी अपनी अपनी नीतियां बदल दी हैं। सबने युवाओं की भागीदारी को देखकर सपने दिखाने शुरू कर दिए, लेकिन युवाओं की क्या अपेक्षाएं हैं ये जानना जरूरी है। और ये जानने के लिए हमारी संवाददाता प्रीत किरण ने खास बातचीत की कुछ युवाओं से। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे, सभी पार्टियां जो है अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में मशगूल है। और अभी देखी जाए, बात की जाए, कहीं ना कहीं सभी पार्टियां यंगस्टर्स को लुभाना चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर युवाओं का दिल जीत लिया तो कहीं ना कहीं मैदान जो है वो पूरा मार लेंगे। ये देखा जा रहा है कि 35 से कम आयु वाले जो लोग हैं, अभी 65% जो है वोटर्स हैं। इसके अलावा 4 करोड़ जो ऐसे वोटर हैं जिनकी आयु जो है अभी 18 साल से कम है, पहली बार जो वोट करेंगे। कुछ यंगस्टर है मेरे साथ में, उन्हीं से बात करते हैं, उनका क्या स्टैंड है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या कैसे मतलब उसको वोट करना चाहेंगे, कैसी पार्टी को? कोई ऐसी पार्टी हो जो एक्चुअली कनेक्ट करे हमारे साथ, इन द सेंस कि सिटिंग इन द लोकसभा में बैठ के मतलब कोई पॉलिसी अगर बन रही है तो उसके ऊपर पूरी डिबेट हो, हाथापाई ना हो, एटलीस्ट सिविलाइज्ड बिहेव करे। वो पॉलिसी जो नहीं चाहिए यंगस्टर्स के लिए अभी लोकसभा चुनाव के देखते हुए? यंगस्टर्स के लिए, उनके लिए एजुकेशन जो सबसे बड़ी मुसीबत है। कोई दे शुड बी मतलब लॉज ऐसी होनी चाहिए ताकि जो इंडस्ट्री है हमारी और जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है इनकी कोरिलेशन ज़्यादा हो, तो ऐसे लॉज होने चाहिए जो इम्प्लीमेंट करे कि ऐसा ही हो स्ट्रक्चर। आप बताइए मुझे, क्या मतलब कौन है आइकॉन आपका, कैसे राजनीतिज्ञ को देखते हैं आप, मतलब किसे उतरना चाहिए चुनाव में? वैसे तो नहीं देखते जैसे ये सब हैं, क्योंकि इन सब में से सभी के अंदर कोई ना कोई खामियां हैं। सभी एक अपनी खामियों को देखने के बजाय वो दूसरों पे आरोप लगाते रहते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है।
खुद को कभी नहीं देखते। किस तरीके का आइकॉन होना चाहिए पॉलिटिक्स में, किसे वोट करना चाहेंगी? आज सच तो मुझे अभी कोई भी पार्टी नहीं लगती है जो हमारे लिए काम कर रही है। हर कोई सिर्फ अपना फायदा देख रही है। इवन जो ये अभी पार्टी आई थी इसने सिर्फ बोला है, करा एक भी चीज़ नहीं है, सिर्फ प्रोमिसेस करे हैं। तो गर्ल्स की सेफ्टी होनी चाहिए जो कि बिल्कुल नहीं है, किसी भी पार्टी को दे। आजकल तो इवन ट्रैवल करना इतना मुश्किल हो रहा है हम लोग है किसी भी यंगस्टर में। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि अभी किसी भी पार्टी को की तरफ रुझान नहीं है, झुकाव नहीं है। जो भी कहना है यही है कि अभी क्लियर डिसीजन नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जब वोटिंग होंगे, जब इलेक्शंस होंगे, तो यही युवा किससे वोट करते हैं, किस पार्टी को जिताते हैं। कैमरा पर्सन इमैनुअल के साथ प्रीत किरण सिंह, चैनल 1 न्यूज़, दिल्ली। देखिए, ये तो युवाओं की बात हमने सुनी, लेकिन राजनीतिक दल क्या सोच रख रहे हैं युवाओं के प्रति। युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा दावा कर रही है सरकार बनाने का, उसके युवा नेता श्रीकांत शर्मा से बात की हमारे संवाददाता अजितेश ने। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, इस लोकसभा चुनाव में ज्यादातर पार्टियां युवा राजनीति की बात कर रही हैं, युवाओं की बात कर रही हैं। युवा को अगर बात करें, उनकी शक्ति की बात कर रही हैं, लेकिन दरअसल असल में कौन सी पार्टी युवाओं की बात कर रही है और युवाओं की आखिर समस्याएं क्या हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीकांत जी। सर, पहला सवाल आपसे ये है कि भारत एक बड़ा देश है, युवा भी बहुत हैं, लेकिन आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा युवाओं की अगर समस्याएं हैं तो वो क्या है? देखिए, युवा कुछ तथाकथित जो नौजवान हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, उन्होंने 2004 के चुनाव में भी नौजवान की बात की, 2009 के चुनाव में भी नौजवानों की बात की, लेकिन नौजवानों को कुछ मिला नहीं। जहां वाजपेयी जी ने 6.5 करोड़ नौजवानों को नौकरी दी, लोगों को नौकरी दी, वहीं राहुल और सोनिया की सरकार ने 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरी छीन ली। कांग्रेस के दिमाग में नौजवान सिर्फ जो गाँव में पैदा होता है, गाँव में पढ़ता है, गड्ढा खोदो और गड्ढा भरो, वहीं तक नौजवान का काम रोजगार सीमित है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मानना ये है कि अगर गांव का नौजवान, गांव विकसित होगा तो गांव का नौजवान अच्छी एजुकेशन लेगा तो गांव का नौजवान डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। गांव के नौजवान के लिए कांग्रेस सिर्फ गड्ढा खोदो और गड्ढा भरो, वहीं भाजपा के साथ विजन है कि गांव का नौजवान इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। उस विजन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं वहाँ इस तरह की सुविधाएं नौजवान को हम लोग दे रहे हैं। श्रीकांत जी, मेरा सवाल यही है, युवाओं के सबसे ज़्यादा समस्या बेरोजगारी की समस्या है। हमने देखा बड़े बड़े पैकेज के लिए जो युवा हैं वो विदेश की तरफ न रुख रखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा आने वाले समय में युवाओं के तौर पर क्या है? देखिए, भाजपा का एजेंडा है सुशासन, संकल्प, भाजपा विकल्प। जहां भाजपा शासित राज्य हैं वहां बेरोजगारी ना के बराबर है। जहां भाजपा शासित राज्य हैं वहां कृषि की विकास दर 18% है। जहां भाजपा शासित राज्य हैं वहां औद्योगिक विकास दर 2 अंकों में है। भाजपा पूरे देश के चौमुखी विकास की बात करती है। मैंने फिर कहा आपसे, जब आपके एजेंडे में गांव का विकास अगर है तो गांव को विकसित करेंगे तो जो नौजवान है, गांव का रहने वाला, आसपास का रहने वाला, उसको स्वतः रोजगार मिलता है। अच्छी सड़कें आप बनाएं, 24 घंटे बिजली आप दें, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाएं, और जो नौजवान जो टेक्निकल एजुकेशन लेकर आ रहा है उसको लोन आप प्रोवाइड कराएं, तो स्वतः ही रोजगार के साधन उत्पन्न होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि जो तथाकथित नौजवान कांग्रेस के हैं, जो नौजवान के हित की बात करते हैं, उन्होंने नौजवान को सिर्फ विश्वासघात के अलावा नौजवान को कुछ दिया नहीं है। भाजपा की आलोचना बहुत लोग करते हैं, लेकिन हमारे राज्यों में बेरोजगारी ना के बराबर है, ये प्लानिंग कमीशन कहता है, मैं और आप नहीं कहते हैं। तो श्रीकांत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर युवा राजनीति की बात हो रही है, युवा शक्ति की बात हो रही है, तो उसके लिए बीजेपी काम भी कर रही है। पर्सन पंकज के साथ अजितेश मिश्रा, चैनल 1, दिल्ली। और लंबे वक्त से युवा राजनीति से जुड़ी और वर्तमान में आपकी नेता अलका लांबा युवाओं के बारे में क्या सोचती हैं, इस बारे में उनसे बातचीत की हमारी संवाददाता प्रीत किरण ने। मेरे साथ अलका लांबा है, आम आदमी पार्टी की सदस्य है, नेता है, युवा राजनीति से जुड़ी हुई है बहुत समय से। युवाओं को देखते हुए क्या स्टैंड है आपका, किस तरीके की राजनीति होनी चाहिए युवाओं के साथ में, क्यों नहीं आ रहे वो लोग युवा जो है निकल करके राजनीति में? मुझे नहीं लगता नहीं आ रहे हैं। 2009 से लेकर 2014 का जो चुनाव है इसमें 10 करोड़ जो है वो नए मतदाता बने हैं, जो काफी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि ये 10 करोड़ में सबसे अधिक अगर है तो वो युवा मतदाता ही है, जिसने अपने आप को 2009 से लेकर 2014 में मतदाता बना है। और बहुत से युवा, मैं अभी देख रही हूँ, उत्साहित है जब से इलेक्शन कमीशन ने सुबह ये घोषणा की कि 9 मार्च रविवार का दिन है, और जिस दिन आपको लगता है कि वोटर लिस्ट जो 1 जनवरी 2014 तक की बनी हुई है उसमें आपका नाम नहीं है, तो बहुत लोगों के मुझे भी कॉल आए कि मैं 18 अभी पूरा किया है और मेरा वोट नहीं बना है, तो हम लोग उनको बता रहे कि 9 मार्च का एक तारीख है जब आप जाकर। तो मुझे लग रहा है युवा बहुत उत्साहित है। निराशा अभी तक राजनीतिक दलों को लेकर, उनके तौर तरीकों को लेकर बिल्कुल थी, क्योंकि अभी
अभी पता लगा कि 2009 में कितना हमारा 71 करोड़ के करीब हमारा मतदाता था, जिसने जो वोट करने सिर्फ 24 करोड़ के करीब जो है वो मतदान किया। 50 करोड़ के करीब लोग निकले नहीं घरों से अभी तक का जो है। तो मुझे लगता है कि 50 करोड़ से ऊपर का मतदाता जो 2009 के चुनावों में वोट करने नहीं आया, और प्लस 10 करोड़ जो अभी बड़ा है, मुझे लगता है इसको मिला दे तो 60 करोड़ ऐसा मतदाता है जो इस बार उम्मीद करती हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी जैसी एक पार्टी अब नया एक विकल्प के तौर पर लोगों के बीच में है, और नन ऑफ द अबव एक ऑप्शन जो दिया गया है कि आप घर मत बैठिए, आप बाहर आइए। अगर आप नकार भी रहे हैं उम्मीदवारों को तो आप नन ऑफ अबव का ऑप्शन है। पर मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को लेकर एक नए विकल्प के तौर पर जिस तरह से देखा जा रहा है, और बीजेपी कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी तीसरी ऐसा दल होने वाला है जो सबसे ज्यादा उम्मीदवार अपने मैदान में उतारने जा रहे हैं। 4 करोड़ वोटर ऐसे हैं जो पहली बार जो है इस बार वोट करेंगे। इसके अलावा 65% वोटर ऐसे जो 35 की आयु से कम है। ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी है पार्टी की युवाओं को लुभाने के लिए, या फिर उनके लिए स्पेशली ऐसा क्या ऑफर किया जा रहा है कि वो आकर वोट करें? देखिए, उनको हमें शामिल करना होगा। अभी तक राजनीतिक दलों ने जो है टिकटॉक देने का जो तौर तरीका था कि युवाओं को बहुत कम मौके दिए जाते थे, या परिवार से जो युवा आया उसी को। लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर आप बात कर रहे हैं कि युवाओं को कैसे जो है सिर्फ हमें वोट लेने के लिए नहीं लुभाना, हम लोगों की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा टिकटें जो है वो युवाओं को ही दी जाएं, और युवाओं को जो है शामिल कर लिया जाए कि किस तरीके का भारत, किस तरीके का आप कार्यक्रम और किस तरह की नीतियां आप देखना चाहते हैं जो इस बड़े देश को बदलाव की तरफ ले जा सकती है, सकारात्मक बदलाव की तरफ। तो बहुत ज्यादा युवाओं को आप देखेंगे कम से कम आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ते हुए, जो पहली बार युवा ऐसा है जो लड़ेगा इस बार चुनाव। तो साफ तौर पर अलका लांबा जी को यही कहना है कि विश्व की नजर है युवाओं के वोट पे, किस तरीके के वोट स्ट्रेटेजी अपनाएगा हिंदुस्तान, इस पर विश्व निगाह रखेगा, और युवा जो है इस बार काफी महत्व रखते हैं आम चुनाव में। कैमरा पर्सन इमैनुअल के साथ प्रीत किरण सिंह, चैनल 1 न्यूज, दिल्ली। गीतांजलि, हमने भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं को सुना, जरा आइए कांग्रेस के नेता, एनओसाई के नेता, जिनकी केंद्र में सरकार है, वो युवाओं के बारे में क्या कह रहे हैं। हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट प्रमोद सुमन ने एनओसाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित चौधरी से बात की। तमाम बातें हैं जिन पे बात करने के लिए हम एनएसयूआई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रोहित चौधरी जी, उनसे हम बात करते हैं कि रोहित जी 24 साल के हैं, 4 करोड़ कुछ मतदाता, और 45% ऐसे मतदाता हैं आज के दिन जो कि 35 साल से कम उम्र के हैं। तो बहुत बड़ी भूमिका आज के दिन युवा इस अपनी आने वाले चुनाव में निभाने जा रहा है। और मैं समझता हूं कि आज का युवा अपने आप को जो आने वाला चुनाव हो उसमें देखता है कि उसके लिए उसमें है क्या, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो, उसकी रोजगार के तौर पे हो, या उसके जीवन में तरक्की के लिए हो। तो मैं समझता हूँ कि जो भी पार्टी अच्छे से प्रेजेंट करेगी युवा उसके साथ जाएंगे, कोई रखना नहीं चाहता। और ये सबसे बड़ी चुनौती भी आज हमारे युवाओं के सामने है कि उस झूठ में से ये विश्वास करना कि सच्ची बात कौन रखता है और कौन उसको करना चाहता है। इसका नतीजा आपने दिल्ली में देखा कि बड़ी बड़ी झूठ बोल के सरकार बना ली और अंत में छोड़ के भाग गए। और ऐसे झूठ के पैमाने पे बहुत से लोग लगे हैं सरकार बनाने पे। तो बहुत बड़ी चुनौती भी युवाओं के सामने है कि झूठ को और सच्चाई में फर्क करना। तमाम बातों पे रोहित चौधरी जी ने, जो एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी बातों को रखा है। कैमरामैन दीपक के साथ प्रमोद कुमार सुमन, चैनल 1, नई दिल्ली। तो देश में करीब 34 करोड़ मतदाता युवा बताए जा रहे हैं, और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस चुनाव में जनता ही तय करेगी कि देश में किस पार्टी की सत्ता होगी और कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री। इस पर नेशनल लॉ के प्रेसिडेंट ने अपनी राय दी। आइए सुनाते हैं क्या कहना है उनका। देश में करीब 34 करोड़ के करीब युवा मतदाता हो गए हैं, और युवाओं की राजनीति में अरुचि बढ़ रही है, और कोई भी युवा बढ़ चढ़कर राजनीति में भाग लेना नहीं चाह रहा है। इन तमाम समस्याएं हैं जो युवा राजनीति को प्रभावित कर रही है, उसको लेकर हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं नवीन वर्मा, उनसे हम बात कर रहे हैं कि और राहुल गांधी जी, जब मैं एनएसयूआई से भी जुड़ा हुआ हूं, तो राहुल गांधी जी जब एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के प्रभारी बने तो उन्होंने सबसे पहले इलेक्टोरल पॉलिटिक्स लाया इस छात्र संघ की राजनीति में। इंटरनल पॉलिटिक्स जो हमारे संगठन की राजनीति होती थी उसमें नॉमिनेशन सिस्टम को समाप्त करते हुए उन्होंने इलेक्शन सिस्टम लाया।
बिल्कुल। और केजे राव उसके इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हुआ करते थे। इतनी बड़ी पैमाने पर उन्होंने चेंजिंग की है। आज पूरी तरीके से 100% चेंजिंग हमारे जिस सोच के साथ उनका सोच था कि छात्र राजनीति में, युवाओं की राजनीति में इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स लाया जाए, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाए, उसमें कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से हम सक्सेस नहीं हुए हैं। और आज समस्याएं बहुत है, अनोखो है, लेकिन मुझे विश्वास है आने वाले में जिस तरीके से राहुल गांधी जी, आप देख रहे हैं युवाओं की समस्याएं चल रही थी यूपीएससी में अटेम्प्ट को लेकर, राहुल गांधी जी ने इंटरवेन किया और तत्काल उसको एकदम 2 अधिक अटेम्प्ट के साथ उसको लागू किया गया। कल डीओपीटी में भी आ गया है। नवीन वर्मा जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट है, ये युवा हैं और इनकी आपने सोच देखी कि राजनीति को लेकर ये क्या अपना सोच रखते हैं और किस तरह से इसमें सुधार की ज़रूरत है। कैमरामैन दीपक के साथ प्रमोद कुमार, सुमन, चैनल 1। तो बिल्कुल मनोज जी, अगर बात करें अब जो देश की जो राजनीति है उसके लिए एक बड़ा प्रश्न इंटरनेट के युग में ये है कि क्या राजनीति सड़क से शुरू होगी या फिर इंटरनेट से शुरू होगी? नहीं, मैं गीतांजलि जी आपको कहूं कि आज के भले जो हमारा युवा है वो इंटरनेट पर अधिक सक्रिय दिख रहा है, फेसबुक पर अधिक सक्रिय दिख रहा है, लेकिन वो सड़क पे भी उतर कर देश को बदलना चाहता है। ये पिछले 2 सालों में देश ने देखा है, वो चाहे अन्ना हजारे का आंदोलन हो या नरेंद्र मोदी का गुजरात में नेतृत्व हो या राहुल गांधी या अखिलेश की योजनाओं की राजनीति हो, सभी दल युवाओं पर अब फोकस कर रहे हैं और युवा का फोकस देश की राजनीति, देश बदलने पर है। बिल्कुल, देश की राजनीति देश बदलने पर फोकस है, लेकिन अब देखना यह होगा कि वाकई देश में कुछ बदलाव आएगा या क्या होगा, ये सवाल जरूर बने हुए हैं। लेकिन आने वाला जो चुनाव है बहुत कुछ तय कर जाएगा। बिल्कुल, बहुत कुछ तय करेगा। इस देश का मिजाज इस देश का युवा ही तय करेगा। बिल्कुल, और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में, इस खास प्रोग्राम में इतना ही। लेकिन 14 का चक्रव्यूह हम अगले हफ्ते फिर से लेकर आएंगे आपके बीच एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।